हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का फिजिक्स का वीवीआई ऑब्जेक्टिव। हम लोग पढ़ेंगे प्रथम चैप्टर प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन का ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो पहले के एग्जाम में आ चुके हैं। यदि आप लोग बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारा सबसे पहला प्रश्न क्या है। दाढ़ी बनाने वाले दर्पण में आने वाला दर्पण है। तो जो दाढ़ी बनाया जाता है उसके लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। देखिए, तो हम लोग जानते हैं कि दाढ़ी बनाने वाले दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए सही है, अवतल दर्पण। ओके, दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। यानी कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसका उपयोग लेंस के लिए नहीं किया जा सकता है। तो देखिए, इसके अनुसार हम लोग ऑप्शन दिया है जल, कांच, प्लास्टिक और मिट्टी। तो ध्यान से देखें तो मिट्टी का जो उपयोग होता है वो लेंस के लिए नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मिट्टी। ओके, अब देखिए तीसरा प्रश्न क्या है। तीसरा प्रश्न है, निर्गत किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं। ऑप्शन देख लीजिए, दिया है आपतन कोण, परावर्तन कोण, निर्गत कोण या इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि निर्गत किरण और जो होता है अभिलंब उसके बीच बने कोण को हम लोग निर्गत कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, निर्गत कोण। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, निर्गत कोण। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 4। किसी लेंस में बाहर की ओर उभरे दो गोलीय पृष्ठ हो तो उसे कहते हैं। किसी लेंस में बाहर की ओर, यानी वैसा लेंस है जिसका दोनों गोलीय पृष्ठ क्या है, बाहर की ओर उभरा हुआ है, तो उसे क्या कहेंगे। दिया है अवतल लेंस होता है, उत्तल लेंस, समतल लेंस या समतल अवतल लेंस। तो हम लोग जानते हैं कि जिस लेंस का दोनों जो गोलीय सतह हो बाहर की ओर उभरा हुआ हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तल लेंस बोलते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, उत्तल लेंस। ओके, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। तो जो सर्च लाइट होता है उसका परावर्तक सतह कैसा होता है। तो याद रखिएगा, सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल होता है। कैसा होता है, अवतल। यानी बोल सकते हैं कि सर्च लाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ओके, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, किसी बिंब का अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा है। बिंब कहाँ होना चाहिए, यानी अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु कहाँ रहे कि उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। तो हम लोग पढ़े हैं कि अवतल दर्पण में एक ही स्थिति होता है जब वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है वो आभासी बनता है, और वो स्थिति क्या होता है, मुख्य मतलब होता है फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच। अब ऐसा ऑप्शन देखिए दिया है, फोकस और ध्रुव के बीच। ऑप्शन ए ही सही होगा, वस्तु कहाँ होना चाहिए, फोकस और ध्रुव के बीच। तो ऑप्शन ए सही होगा। ओके, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। देखिए, सब प्रश्न पूछा गया है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। हम लोग जानते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होती है, जो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। देखिए, दूसरा है 3 गुना 10 के पावर 8 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, जो गलत है। ठीक है, तो याद रखिएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होती है। ओके, तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए, अगला प्रश्न है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ए दिया है, बी दिया है आपतन कोण और अपवर्तन कोण बराबर होता है।
सी दिया है आपतन कोण विचलन कोण के बराबर होता है, और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग सिंपल जानते हैं कि प्रकाश का परावर्तन का नियम कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। परावर्तन के नियम से आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखिए, दिया है हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। यानी पढ़े हम लोग कि हजामती दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए दिया है अवतल दर्पण। ओके, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो बहुत ही आसान प्रश्न है कि प्रकाश की जो किरणें होती है वह कैसे गमन करती है। तो हम लोग जानते हैं कि प्रकाश की जो किरणें होती है वो सीधी रेखा में गमन करती है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए ही सही है कि प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हम लोग का क्या है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो हम लोग जानते हैं कि लेंस में जो मुख्य फोकस होता है उसकी संख्या 2 होता है। तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ओके, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है। तो किसी भी माध्यम में जो अपवर्तनांक होता है वो कितना होता है। तो हम लोग स्नेल का नियम पढ़े थे कि म्यू बराबर होता है साइन आई बटा साइन आर। यानी किसी माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वह साइन आई बाई साइन आर के बराबर होता है, जो ऑप्शन ए में दिया है। यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। तो हम लोग जानते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है और प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम है। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। ओके, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न दिया है वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण में प्राप्त होता है। वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण में प्राप्त होता है। समतल दर्पण, अवतल दर्पण, ए और बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ स्थिति क्या दिया है, वस्तु से छोटा प्राप्त होगा और आभासी प्राप्त होगा। देखिए उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है और छोटा बनता है। अवतल दर्पण में भी आभासी प्रतिबिंब बनता है लेकिन वह वस्तु से बड़ा होता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा ये केवल हो जाएगा हम लोग का उत्तल दर्पण। क्या होगा, उत्तल दर्पण। देखिए इसमें ऑप्शन में कोई उत्तल दर्पण नहीं दिया गया है। ठीक है, तो और समतल दर्पण में क्या होता है, हमेशा जो प्रतिबिंब बनता है वह आभासी तो बनता है लेकिन वस्तु के बराबर बनता है। बात समझ में आया। तो समतल दर्पण तो कभी नहीं होगा क्योंकि इसमें छोटा दिया है। अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है लेकिन वस्तु से क्या बनता है, बड़ा बनता है। तो ये भी नहीं होगा। इसका ऑप्शन होगा डी, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन होता अगर उत्तल दर्पण तो वही सही होता। ओके, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ओके, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। यानी जो उत्तल दर्पण होता है उसमें किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए उत्तल दर्पण में हम लोग जानते हैं हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, आभासी। तो ऑप्शन देखिए वास्तविक नहीं होगा, आभासी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। उत्तल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। यानी समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो हम लोग जानते हैं कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा आभासी होता है, सीधा होता है और वस्तु के बराबर होता है। ऑप्शन देखिए आभासी, वास्तविक, आभासी और वास्तविक, और इनमें से कोई नहीं। तो क्या सही है, आभासी। ऑप्शन ए सही है, समतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है, ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। गलत है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि वक्रता त्रिज्या कितना है, 40।
तो फोकस जो होता है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी फोकस दूरी होगी 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन सी दिया है 20 सेंटीमीटर, यही हम लोगों का सही आंसर है, ऑप्शन सी। ओके, अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन दिया है तेल लगा कागज होता है, यदि कोई कागज हो और उसमें तेल लगा दिया जाए तो वो कैसा कार्य करेगा? पारदर्शक होगा, अपारदर्शक होगा, पारभासी होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि जो तेल लगा हुआ कागज होता है वो कैसा होता है? पारभासी होता है, उसे आंशिक रूप से प्रकाश आर पार आता जाता है। तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, पारभासी। ओके, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है उत्तल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब होता है, यानी उत्तल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक, आभासी, वास्तविक तथा आभासी, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है और सीधा बनता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आभासी। ऑप्शन बी सही होगा, बी करेक्ट है। ओके, अगला प्रश्न दिया है कि आभासी प्रतिबिंब किसमें बनता है। अब देखिए यहाँ दर्पण दिया है और पूछा है कि किसमें आभासी प्रतिबिंब बनता है? समतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में, इनमें सभी में। तो हम लोग जानते हैं कि समतल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है, और अवतल दर्पण में भी आभासी प्रतिबिंब बनता है। छठा स्थिति परे होंगे तो अवतल दर्पण में भी आभासी प्रतिबिंब बनता है, यानी ये तीनों सही है। तो इनमें से सभी, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, इनमें से सभी। ओके, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है लेंस की क्षमता का मात्रक होता है, यानी लेंस की क्षमता पर है पी, पावर ऑफ लेंस। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? दिया है मीटर, डाइऑप्टर, सेकेंड, इनमें से सभी। तो हम लोग जानते हैं कि लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है वो डाइऑप्टर होता है। क्या होता है? डाइऑप्टर, और इसे डी से सूचित किया जाता है। किससे? डी से, कैपिटल डी से। तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, लेंस की क्षमता का मात्रक डाइऑप्टर होता है। ओके, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि यदि आपतन कोण आई और आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर हो तो निम्नलिखित में कौन सही होगा? आपतन कोण को क्या माना? आई, और परावर्तन कोण को आर। तो क्या सही है? दिया है आई आर के बराबर होगा, दिया है आई बराबर 2r होगा, या 2i बराबर r होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो ये तो सिंपल है, परावर्तन का नियम है। यदि आपतन कोण को i से लिखा जाए, परावर्तन कोण को r से लिखा जाए, तो i बराबर क्या होगा? r होगा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, i बराबर r। ओके, अगला प्रश्न देखें। देखिए अगला प्रश्न है लेंस की क्षमता होती है, तो जो लेंस होता है उस लेंस की क्षमता क्या होती है? पहले देखिए लेंस की क्षमता को P से सूचित किया जाता है, और P बराबर हम लोग पढ़े हैं 1/f, यानी लेंस की क्षमता कितनी होती है? 1/, फोकस दूरी। ऑप्शन देखिए पहला ही ऑप्शन है 1/f, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, लेंस की क्षमता होती है 1/f। ओके, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? दिया है धनात्मक, ऋणात्मक, दोनों, या कोई नहीं। तो हम लोग सिंपल जानते हैं, आसान प्रश्न है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हम लोग का निम्न में किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है, यानी माध्यम हम लोगों को दिया है और पहचानना है कि किसका अपवर्तनांक जो है वो सबसे अधिक है। हवा, जल, सीसा और हीरा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हम लोग जानते हैं कि हीरा का जो अपवर्तनांक होता है वो सबसे अधिक होता है। कितना होता है? 2.42। ये भी प्रश्न आएगा, ध्यान रखिएगा। तो हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरणें मुड़ती है। जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो किधर मुड़ती है?
अब देखिए हम लोग जानते हैं कि प्रकाश की किरणें जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है या विरल से सघन में जाती है तो अपने रास्ते से क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, तो ऐसे स्थिति में क्या होता है, प्रकाश की किरणें जो होती है अभिलंब की ओर मुड़ती है। किधर जाती है, अभिलंब की ओर। तो ऑप्शन देखिए, पहला दिया है अभिलंब से दूर, तो ये नहीं होगा क्योंकि विरल से सघन में जा रहा है, ठीक है। तो अभिलंब की ओर ऑप्शन बी है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, अभिलंब की ओर। ओके, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न दिया है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरणें मुड़ती है। देखिए वही प्रश्न है, अब क्या बोला है कि सघन माध्यम से कहाँ जा रहा है, विरल माध्यम में। एग्जाम्पल के लिए पानी से हवा में, समझ में आ रहा है। तो सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में जाएगा तो प्रकाश की किरण जो होती है अभिलंब से दूर भागती है। कहाँ भागती है, अभिलंब से दूर। तो इसका ऑप्शन देखिए पहला ही है, अभिलंब से दूर, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। ओके, अगला प्रश्न, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा। अब पूछा कि प्रकाश की चाल, विरल माध्यम में जो प्रकाश के चाल होता है वो सघन माध्यम से क्या होता है, अधिक होता है कि कम होता है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर माध्यम विरल हो तो उसमें प्रकाश तेजी से चलता है और माध्यम सघन हो तो उसमें प्रकाश धीमा चलता है। यानी इसके अनुसार क्या है कि विरल माध्यम में जो प्रकाश की चाल होती है वो सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होती है। तो ऑप्शन क्या दिया है, ऑप्शन बी दिया है, अधिक होती है। यही हम लोग का सही आंसर होगा कि विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होती है। ओके, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज होता है। सूर्य से चलकर जो प्रकाश पुंज पृथ्वी पर पहुंचता है वो कैसा होता है। तो प्रकाश पुंज कैसा होता है, अभिसारी, अपसारी, समानांतर या इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणों को अब समानांतर किरण पुंज माना जाता है। कैसा माना जाता है, समानांतर किरण पुंज। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी समानांतर किरण पुंज। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, रोगियों के नाक, कान और गले की जांच में डॉक्टर प्रयोग करते हैं। तो हम जानते हैं कि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डेंटिस्ट खासकर, तो वे रोगी के दांत जो होता है, नाक या कान को देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं। तो सिंपल सा प्रश्न है, वे अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। किस दर्पण का उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए ही सही है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, अवतल दर्पण। ओके, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, संबंध बताना है कि गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होती है और उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है कि दो गुनी होती है कि चौगुनी होती है कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सिंपल सा प्रश्न है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। हमेशा कितनी होती है, आधी होती है। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए बिल्कुल नो, ऑप्शन क्या है, आधी। हाँ, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ऑप्शन ए सही है। ओके, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है। ऑप्शन देखिए, अवतल, उत्तल, समतल और इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं जो उत्तल दर्पण होता है इसका दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है और यही कारण है कि उत्तल दर्पण का उपयोग जो होता है वाहनों के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है, सबसे अधिक होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, पानी में रखी छड़ी टेढ़ी दिखाई देती है, क्यों। यानी पानी में जो छड़ी रखी होती है वो हमें टेढ़ी दिखाई देती है, क्यों, कारण बताएं। अपवर्तन के कारण होता है, परावर्तन के कारण, विचलन के कारण या इनमें से कोई नहीं। तो सिंपल सा प्रश्न है कि पानी में रखी छड़ी जो टेढ़ी प्रतीत होती है इसका मुख्य कारण है प्रकाश का अपवर्तन। यानी ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए, अपवर्तन के कारण। ओके, अगला प्रश्न देखेंगे।
दिया है मोटे लेंस की फोकस दूरी पतले लेंस की तुलना में होती है। तो जो मोटा लेंस होता है ना, मोटा लेंस, उसका फोकस दूरी होगा वो पतले लेंस की तुलना में कम होता है। यानी याद रखिएगा, पतला लेंस होगा तो उसका फोकस दूरी अधिक होगा और मोटा लेंस होगा तो उसका फोकस दूरी कम होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? मोटे लेंस की फोकस दूरी पतले लेंस की अपेक्षा कम होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है, यानी जो उत्तल लेंस होता है उसका फोकस दूरी कैसा होता है? दिया है धनात्मक, ऋणात्मक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल लेंस का फोकस दूरी कैसा होता है? धनात्मक होता है। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, उत्तल लेंस का फोकस दूरी धनात्मक होता है। ओके, अगला प्रश्न दिया है अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है? दिया है धनात्मक, ऋणात्मक, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ऑप्शन बी सही होगा, ऋणात्मक। ओके, अगला प्रश्न, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। अब देखिए फोकस दूरी से रिलेट कीजिए क्षमता को। तो उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है? उत्तल लेंस का फोकस धनात्मक होता है तो उत्तल लेंस का क्षमता भी क्या होगा? धनात्मक होगा। पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है? धनात्मक यानी पॉजिटिव। ठीक है, तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। अगला प्रश्न है कि अवतल लेंस की क्षमता होती है। तो अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? अभी पढ़े कि अवतल लेंस की फोकस दूरी जो होता है वो ऋणात्मक होता है। तो अवतल लेंस का क्षमता भी क्या होगा? ऋणात्मक होगा। यानी ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक, अवतल लेंस की क्षमता भी ऋणात्मक। ओके, अगला प्रश्न है, दो डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी? यानी कि लेंस का क्षमता दिया है 2 डायोप्टर, तो फोकस दूरी कितना होगा? तो हम लोग जानते हैं P बराबर होता है 1/f, तो f बराबर होगा 1/p, यानी 1/2 मीटर। और 1/2 मीटर को हम सेंटीमीटर में बदले तो कितना आएगा? 50 सेंटीमीटर। और ये भी ध्यान रखिएगा कि अवतल लेंस क्या है और 2 डायोप्टर प्लस में दिया है तो उत्तल लेंस होगा, और उत्तल लेंस का फोकस दूरी धनात्मक होगा तो 50 सेंटीमीटर ऑप्शन होगा। ऑप्शन ए सही होगा, गलती से भी बी मत कीजिएगा, क्योंकि माइनस बोलिएगा तो वो अवतल लेंस होगा। और यहाँ क्षमता क्या दिया है? धनात्मक, तो ये उत्तल लेंस है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 50 सेंटीमीटर। ओके, यानी 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी? 2 डायोप्टर 50 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ओके, अगला प्रश्न देखेंगे, दिया हीरा का अपवर्तनांक होता है। देखिए पहले ही बताए थे कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, यह परीक्षा में पूछा गया है। तो हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। तो आज के लिए इतना ही। यह परावर्तन और अपवर्तन का पहला पार्ट था। इसमें जितना भी अभी तक प्रश्न आ चुके हैं वे सभी प्रश्न इसमें दिए गए हैं। अगला पार्ट जल्द ही अपलोड होगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।